हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे थे पार्ट 7 आपके कंप्लीट हो चुका था, रेशियो का पार्ट 7 तक कंप्लीट हो चुका है। आज की हम लोगों की क्लास चलेगी पार्ट 8 पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 8। टॉपिक चल रहा था हम लोगों का रेशियो का, और जिस पर आपके पार्ट्स कौन कौन से कवर होने वाले, कौन कौन से एग्जाम से कवर होने वाले हैं। एक तो सबसे पहला टारगेटेड है एसएससी सीजीएल 2019 मेंस, और इसके अलावा अगर आप सीजीएल प्रीलिम्स 2020 या फिर यूपीएसआई या फिर सीडीएस कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइव आ जाइए और स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ में। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप जान रहे हैं 7 पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के साथ में। देखिए क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, इकबाल dealt some cards to मुश्ताक and himself from a full pack of playing cards। मतलब कि प्लेइंग कार्ड्स कुछ रखे हुए थे, इससे इन्होंने कुछ कार्ड्स आपस में बांट लिए। दोनों ही व्यक्तियों ने आपस में कार्ड्स बांट लिए और आगे इसने बोला, इकबाल देन सेड टू मुश्ताक। इकबाल ने मुश्ताक से क्या बात बोली है, इफ you give me a certain number of your cards, I will have 4 times as many cards as you will have। कहने का मतलब ये इकबाल ने मुश्ताक से ये बात बोली हुई है, क्या बात, कि इफ़ यू गिव मी अ सर्टेन नंबर ऑफ योर कार्ड्स, मतलब आपके पास जितने भी कार्ड्स हैं, अगर आप उसमें से कुछ कार्ड्स, नहीं पता कितने कार्ड्स, बट अगर आप उसमें से कुछ कार्ड्स मुझे दे देते हैं तो मेरे पास, आपके पास जितने भी कार्ड्स बचते हैं उसके 4 गुने कार्ड्स मेरे पास हो जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है 4 टाइम्स। फिर से लाइन को सुनिए, बस यही लाइन है जिसकी दम पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इकबाल ने बोली है मुश्ताक से, ये बात बोली है, क्या बात बोली है, कि अगर तुम्हारे पास जितने भी कार्ड्स हैं उनमें से अगर कुछ कार्ड्स मुझे दे दो। अब यही बात है, कितने कार्ड्स दे दो ये इसने मेंशन नहीं किया है। जितने भी कार्ड्स हैं अगर उसमें से कुछ कार्ड्स मुझे दे दो, तो अब जो भी तुम्हारे पास कार्ड्स बचेंगे उसके 4 गुना कार्ड्स मेरे पास हो जाएंगे। और एक कंडीशन और लगा दी है, but if I give the same number of cards, I will have thrice as many cards as you will have। कहा, और अगर उतने ही कार्ड्स, जितने कार्ड्स पहले तुमने मुझे दिए होते, अगर उतने ही कार्ड्स मैं तुम्हें दे दूं तो अब मेरे पास, तुम्हारे पास जितने कार्ड्स हैं उसका 3 गुना, थ्राइस कार्ड्स होंगे। तो 2 कंडीशन थी, बस इन्हीं 2 कंडीशंस को आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर कर दूं, सो दैट आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका बेस्ट यूनिक मेथड। तो सभी लोग जुड़ जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, और देखिए किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने मान लिया इकबाल के पास है आई कार्ड्स, कितने कार्ड्स हैं, आई, और मुश्ताक के पास कितने कार्ड्स हैं, एम। तो इकबाल के पास अगर आई कार्ड्स हैं और मुश्ताक के पास अगर एम कार्ड्स हैं, और इसने कंडीशन लगाई, इकबाल ने ये बात बोली, अगर तुम मुझे कुछ कार्ड्स दे दो, तो मुश्ताक ने बोला ठीक है भाई, हम तुम्हें एक्स कार्ड देते हैं। तो अगर मुश्ताक ने एक्स कार्ड दिए तो अब मुश्ताक के पास एक्स कार्ड की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया m माइनस एक्स, और चूंकि इसने एक्स कार्ड दिए तो इकबाल के पास हो जाएंगे i प्लस एक्स कार्ड, और मुश्ताक के पास बचेंगे m माइनस एक्स कार्ड। और इसने बोला, इकबाल ने बोला कि उसके पास मुश्ताक के कार्डों की संख्या के 4 गुने कार्ड्स हो गए। तो मुश्ताक की संख्या के 4 गुने कार्ड्स हो गए, मतलब ये कंडीशन हो गई इक्वल, बराबर। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं इस पर। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, आई इकबाल को एक तरफ कर लो और एम और एक्स को एक तरफ कर लो। अच्छा, तो ये एक्स अगर राइट साइड जाएगा तो ये तो हुआ 4m माइनस 4x, माइनस 4x आता, और माइनस एक्स और आया तो ये हो गया माइनस का 5x। यहाँ से आपने एक इक्वेशन जनरेट कर ली। थोड़ी देर आप रुके रहिए, इसके बाद, इस बेसिक कंसेप्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका ज़बरदस्त शॉर्टकट।
हाँ, तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन को भी अप्लाई करते हैं। फिर से मैंने बोला इकबाल के पास है आई कार्ड्स और मुश्ताक के पास है एम कार्ड्स। अब देखिए क्या कंडीशन बोली है इकबाल ने, इफ़ आई गिव द सेम नंबर ऑफ कार्ड्स, यदि मैं तुम्हें वही एक्स कार्ड दे दूँ तो अब इकबाल के एक्स कार्ड कम हो गए और मुश्ताक के पास एक्स कार्ड ज़्यादा हो गए। तो इसने बोला अब मेरे पास तुम्हारे पास जितने भी कार्ड्स हैं उसका थ्राइस मेरे पास हो जाता है। तो यहाँ से आप i की वैल्यू निकालें तो ये x फिर से राइट साइड गया तो यहाँ पर हो गया 3m और ये प्लस 3x, ये प्लस x मीन्स आप बोल सकते हैं 4x। तो ये आ गई सेकेंड कंडीशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इकबाल के पास कितने कार्ड्स हैं और मुश्ताक के पास कितने कार्ड्स हैं। तो क्या ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। आप क्या काम करिए, आप फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फर्स्ट में से आप सेकेंड इक्वेशन को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो ये पार्ट तो हुआ 0, 4m माइनस 3m हुआ m एंड माइनस 5x माइनस 4x हुआ माइनस 9x। तो आप बोल सकते हैं m की जगह आप पुट कर सकते हैं कितना 9x, m की जगह आप पुट कर सकते हैं 9x। तो आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन पर गए और m की जगह आपने पुट कर लिए 9x। तो अगर आप m की जगह 9x पुट करते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहीं से मैं सॉल्व करता हूँ। m की जगह 9x पुट कर लेंगे, 9 4 जा 36, 36 से 5 गया 31। तो आप बोल सकते हैं i इक्वल टू 31x आएगा। और अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू आपके पास रखी हुई थी ऑलरेडी 9x। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से इकबाल के पास आएंगे 31 कार्ड्स और मुश्ताक के पास आ जाएंगे 9 कार्ड्स। मीन्स आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इक्वेशन जनरेट करनी पड़ी। आपको इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कुछ हम ऐसी मेंटल कैलकुलेशन करें कि हम सीधा ऑप्शन से ही अपना आंसर निकाल पाएँ, और यही काम करना है आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको इन इक्वेशंस के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। कुछ ऐसा करो सो दैट आपका टाइम बच जाए। तो देखिए हम लोग क्या करें, हम जाएं सीधा ऑप्शन पर और ऑप्शन को हम चेक करवाना चालू करें। भाई दो ही कंडीशंस है, फिर से सुन लीजिए। इकबाल ने मुश्ताक से कहा था यदि तुम मुझे कुछ कार्ड्स दे दो, नहीं पता कितने कार्ड्स, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ कार्ड्स दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास जितने भी कार्ड्स हैं उसके 4 गुना कार्ड्स होंगे, और अगर मैं तुम्हें उतने ही कार्ड्स दे दूं तो अब मेरे पास तुम्हारे पास जितने भी कार्ड्स हैं उसके 3 गुना कार्ड्स होंगे। अगर तुम मुझे देते हो तो मेरे पास 4 गुना कार्ड्स होंगे, और अगर मैं तुम्हें देता हूं तो मेरे पास 3 गुना कार्ड्स होंगे। बस इसी कंडीशन को ऑप्शन पर जाकर के आप वेरीफाई करवा लीजिए। आप पहला ऑप्शन उठाइए और देखिए इकबाल के पास है 9 और मुश्ताक के पास है 4 कार्ड्स। पहली कंडीशन कि मुश्ताक ने कुछ कार्ड्स दिए हैं इकबाल को। मान लेते हैं अगर एक कार्ड दिया होता तो आप चेक करो क्या इसके पास, इकबाल के पास 4 गुना कार्ड्स हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है कि इकबाल के पास 4 गुना कार्ड्स हो जाए? देखिए अगर एक कार्ड देगा तो यहाँ 10 होगा और यहाँ पर 3 आएगा, 3 का 4 गुना करेंगे तो 12 आएगा। मतलब एक कार्ड तो नहीं ट्रांसफ़र कर रहा। क्या 2 कार्ड ट्रांसफ़र कर रहा है? 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, 2 का 4 गुना करेंगे तो 8, मतलब 2 कार्ड्स भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। क्या यहाँ से 3 कार्ड्स ट्रांसफ़र कर दिए क्या इसने? तो चेक कर लो, 4 माइनस 3 आएगा 1, और 9 प्लस 3 हो जाएगा 12। यहाँ पर 1 कार्ड है, यहाँ पर 12 कार्ड है। मतलब ऐसा कोई यहाँ पर ऑप्शन या कंडीशन नहीं बन सकती है इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए कि यहाँ पर 4 गुने की कंडीशन बनाई जा सके। मतलब पहला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। जरा सेकंड ऑप्शन को चेक करिए। हमने बोला इकबाल के पास है 31 और मुश्ताक के पास है 9 कार्ड्स। जरा चेक करते हैं, एक कार्ड ट्रांसफ़र करते हैं। अगर मुश्ताक ने एक कार्ड ट्रांसफ़र किया तो बोलिए इकबाल के पास कितने कार्ड्स होंगे? जल्दी से बोलिए कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 32। और मुश्ताक के पास कितने बचेंगे? 8। क्या 8 का 4 गुना 32 हो गया?
तो क्या पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई कि इकबाल के पास मुश्ताक के 4 गुने कार्ड्स होंगे, पहली कंडीशन थी, वेरीफाई कर गई। अब उतने ही कार्ड्स इकबाल को ट्रांसफ़र करने हैं, तो अगर इकबाल ने 1 कार्ड ट्रांसफ़र कर दिया तो इकबाल के पास बचेंगे 30 और मुश्ताक के पास हो जाएंगे 10 कार्ड। तो क्या अब ये 3 गुना कार्ड्स हो गए, वहाँ 10 है यहाँ 30 है, तो कितने गुना हो गया इकबाल के पास, 3 गुना कार्ड्स आ गए, मतलब सेकेंड कंडीशन भी वेरीफाई कर गई। तो आप सीधा सीधा ऑप्शन पर जा कर के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपको पूरा ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आप थम्स अप करिए, ओके करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 72। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्या कहा गया है आपसे इस क्वेश्चन में, द लास्ट टाइम अमन बॉट दिवाली कार्ड्स, एकदम लास्ट में दिवाली कार्ड्स अमन ने खरीदे हुए हैं और कंडीशन क्या लगाई है, ही फाउंड दैट 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, उसने 4 प्रकार के कार्ड्स खरीदे हैं, दैट ही लाइक वर प्राइस्ड 2 रुपीज़, 3.5 रुपीज़, 4.5 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ ईच। जो कार्ड्स उसने 4 प्रकार के खरीदे वो 2 रुपये वाले थे, 3.5 रुपये कॉस्ट वाले थे, 4.5 रुपये प्राइस वाले थे एंड 5 रुपीज़ प्राइस वाले थे। एज अमन वांटेड 30 कार्ड्स, अच्छा अमन ने कार्ड्स खरीदे कितने, तो इसने बोला इसने 30 कार्ड खरीदे, कितने, 30 कार्ड खरीदे इसने। ही टूक 5 ईच ऑफ 2 काइंड्स एंड 10 ईच ऑफ अदर 2 काइंड्स। देखो कह रहा है कि 5 जो है 2 प्रकार के 5 कार्ड खरीदे हैं और 2 प्रकार के 10 कार्ड खरीदे हैं, और टोटल कितने प्रकार के कार्ड खरीदे हैं, 4 प्रकार के कार्ड खरीदे, 2 प्रकार के 5 कार्ड खरीदे, 5 कार्ड खरीदे और 2 प्रकार के 10 कार्ड खरीदे। मतलब आप कह सकते हैं 5 कार्ड्स खरीदे एक प्रकार के, दूसरे प्रकार के, और फिर 10 कार्ड खरीदे हैं अदर 2 काइंड्स के। तो आप काउंट कर सकते हैं 5, 5, 10, 10, 20, 10, 30, टोटल 30 कार्ड हो गए। 5 कार्ड एक प्रकार के खरीदे होंगे, 5 कार्ड और दूसरे प्रकार के खरीदे होंगे, 4 प्रकार के कार्ड खरीदे ना। तो हो सकता है इनमें से कोई 2 रुपये वाला कार्ड रहे हो, कोई 3.5, कोई 4.5, कोई 5 रुपये के कार्ड्स रहे हो। ये कंडीशन आपको बोली जा रही है। बोला पुटिंग डाउन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स ऑन द पेमेंट काउंटर, हाउ मेनी नोट्स डिड अमन गिव। कह रहा है कि यदि ये जो टोटल अमाउंट्स आपने बनाया, आपने कार्ड कितने खरीदे, 30 कार्ड खरीदे, 5 कार्ड एक टाइप के, 5 कार्ड दूसरे टाइप के, 10 कार्ड तीसरे टाइप के, 10 कार्ड चौथे टाइप के, 4 प्रकार के आपने 30 कार्ड खरीदे हैं, तो कुछ ना कुछ टोटल कॉस्ट तैयार हुई है। तो अमन क्या कहना चाह रहा है कि ये जो कार्ड्स हमने खरीदे इनकी जो वैल्यू, टोटल जो वैल्यू बनी है जाकर के, जो टोटल अमाउंट तैयार हुआ है, इस टोटल अमाउंट को हम गिन कर देना चाहते हैं कितने रुपए के नोट में, 10-10 रुपए के नोट में। उसमें कोई 5 रुपए का नोट नहीं आना चाहिए, 2 रुपए का सिक्का नहीं आना चाहिए, 10-20 रुपए का नोट नहीं आना चाहिए, 100 रुपए का नोट नहीं आना चाहिए। कैसे नोट आने चाहिए उसमें 10 रुपए वाले ही नोट आने चाहिए। बस उसने जो भी कार्ड्स खरीदे इसका जो भी अमाउंट बना है वो अमाउंट पे करेगा, किस में पे करेगा, 10-10 रुपए वाले नोट के थ्रू वो अमाउंट पे करना चाहता है। तो बस यही कह रहा है कि बताओ कि उसने कितने नोट उसने दिए होंगे, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले। अब देखिए कार्ड्स कौन कौन से थे भाई, इसमें 2 रुपए वाले कार्ड थे, 2 रुपए वाले कार्ड थे, और कौन थे, और थे 3.5 रुपये वाले कार्ड थे, और कौन थे, और थे 4.5 रुपये वाले कार्ड्स थे, और कौन थे, और 5 रुपये वाले कार्ड्स थे। अब हो सकता है ये 2 रुपये वाले 5 कार्ड ही लाया हो सकता है 3.5 रुपये वाले 5 लाया हो, या हो सकता है 10 कार्ड लाया हो। तो कह रहा है कि इसको बताओ को किस में ये जो 5-5 और 10-10 कार्ड हैं ये किसके साथ में मिला दिया जाए, सो दैट जब यहाँ पर टोटल फाइनल अमाउंट तैयार हो तो वो अमाउंट 10 का मल्टीपल हो, वो अमाउंट क्या हो, 10 का मल्टीपल हो, तभी तो उसमें 10 के नोट आएंगे, सिर्फ 10 के नोट आने चाहिए। 10 का मल्टीपल बनाने के लिए इसमें कौन कौन से कितने कितने कार्ड्स आने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया। एक बात आप सोचिए,
कि अगर आपने यहाँ पर इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लिया या यहाँ पर कर लिया, तो इस 3.5 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जान रहे कितने रुपए तैयार होंगे? 35 रुपये तैयार हो जाएंगे। हो सकता है बाकी सब आप इंटीजर 10 का मल्टीपल पर बना लें, लेकिन अगर 35 रुपये आ गए तो फिर क्या होगा जान रहे? आप 30 रुपये तो आप 10-10 के नोट से गिन देंगे, लेकिन 5 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो आप वो कर नहीं सकते, क्योंकि पूरा जो अमाउंट होना चाहिए वो 10 के मल्टीपल पर होना चाहिए। तो देखिए एक बार में नज़र कैसे मारेंगे इस क्वेश्चन में, इस बात को ज़रा आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए जहाँ पॉइंट वाला मामला फंस रहा है, वहाँ पर आपकी नज़र जानी चाहिए। और अगर आप इस पूरे रुपए को जोड़ देंगे तो 3.5 रुपये प्लस 4.5 रुपये, जान रहे हैं आप कितने हो जाएंगे? 8 रुपये। कितने हो जाएंगे? 8 रुपये हो जाएंगे। और 8 का एक ऐसा मल्टीपल बनाओ, 8 का एक ऐसा मल्टीपल बना लो सो दैट 10 का मल्टीपल तैयार हो। तो 8 का अगर 2 गुना करेंगे तो जान रहे हैं कितने रुपए आएंगे? 16 रुपये आएंगे। कितने रुपए आएंगे? 16। और 16 रुपये को क्या 10 का मल्टीपल बना सकते हो? नहीं। तो 8 रुपये को मिनिमम 10 का मल्टीपल बनाने के लिए मिनिमम कितने गुना होना पड़ेगा? 8 5 40, 8 5 40। तब जब 40 रुपये अमाउंट होगा उसको 10-10 रुपये के हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। तो आप सीधा नज़र मारेंगे पॉइंट वाले पर, पॉइंट वाले को आपको बनाना है 10 का मल्टीपल। तो 8 रुपये यहाँ से मिल रहे थे, इस 8 रुपये को अगर 10 का मल्टीपल बनाना है तो 8 5 40। अब जो 40 रुपये बनेगा उसको 10-10 रुपये में गिन सकते हो। तो 8 5 40 मतलब 5 गुना, मतलब ये वाले 3.5 रुपये के कार्ड्स कितने हुए? 5। और इस 4.5 रुपये के भी कितने कार्ड्स हो गए? 5 कार्ड्स हो गए। तो यहाँ से तो टोटल कितने रुपए आपको मिल गए? इन दोनों से आपको कितने रुपए मिल गए? 40 रुपये मिल गए। और यहाँ पर आप 10 का गुणा कर लो तो कितने रुपए मिल गए? 20 रुपये मिल गए। यहाँ से आप 10 का गुणा कर लो तो कितने रुपए मिल गए? 50 रुपये मिल गए। सर ये कहाँ से 10-10, ये कहाँ से आ रहा है? अरे भाई 5 कार्ड्स एक प्रकार के थे, मतलब 3.5 रुपये वाले होंगे। 5 कार्ड्स दूसरे प्रकार के थे, मतलब 4.5 रुपये वाले होंगे। फिर 10 कार्ड एक प्रकार के थे, मतलब हो सकता है 2 रुपये वाले होंगे। और फिर 10 कार्ड्स एक वाले थे तो हो सकता है ये 5 रुपये वाले रहे होंगे। अब अगर आप कार्ड्स काउंट कर लें तो 10 20 10 30 कार्ड्स हो गए। और अगर आप अमाउंट काउंट कर लीजिए तो 5 4 9 2 11, कितने रुपए तैयार हो गए? 110 रुपये तैयार हो गए। कितने रुपए तैयार हो गए? 110 रुपये तैयार हो गए। तो क्या 110 रुपये को 10-10 के नोट में गिन सकते हो? फटाफट काउंट करके बताओ कितने नोट हो जाएंगे। तो 10-10 रुपये में अगर आप गिनोगे, 10-10 रुपये के नोट से गिनोगे तो 110 रुपये बनाने में कितने नोट यूज़ होंगे? 11 नोट यूज़ होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आई होप बात सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे बोला गया इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो चल रहा है 1:2। भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। If the ratio of land and water is 2:3 in the northern hemisphere, यदि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है, then what is the ratio of land and water in the southern hemisphere? तो कह रहे हैं बताओ दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बता दूं सिर्फ एक मेथड से हम लोग देखेंगे, और जब मैथ्स स्पेशल का बैच होगा उस मैथ्स स्पेशल के बैच में मैं आपको कई सारे तरीके भी सिखाता चलूँगा। तो चलिए यहाँ पर अभी एक तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हमने बना लिया भाई पृथ्वी, और आप सभी को पता है कि पृथ्वी 2 बराबर भागों में बटी हुई है। ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर आपसे ये बात बोली गई कि पूरी पृथ्वी पर लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है? पूरी पृथ्वी पर रेशियो दिया हुआ है 1:2 का। कितना रेशियो दिया हुआ है? 1:2 का। किसका? भूमि और जल का अनुपात, लैंड एंड वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2 का। अब बात आती है कि भाई साहब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना दिया है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना दिया है? 2:3 का।
ये लैंड का रेशियो और ये वाटर का रेशियो हो गया। अच्छा, और आपसे पूछा गया बताओ साउदर्न हेमिस्फीयर पर रेशियो कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या ये दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बटा हुआ है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर क्या बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है? और पूरी पृथ्वी पर अगर आप जल और भूमि का अनुपात देखें तो दिया हुआ था यहाँ पर 1:2। अगर थोड़ी देर के लिए, चूंकि हमें रेशियो में तोड़ना है, तो हमने यहाँ दोनों तरफ 10 का गुणा कर लिया, तो अब आप बात ये बोल सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पर, पूरे वर्ल्ड पर भूमि कितनी होगी? 10, और वाटर कितना होगा? 20। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30। पूरी पृथ्वी पर कितना हो गया? 30। और ये 30 जो है वो 2 बराबर भागों में टूट गया, मतलब 15 भाग ऊपर गया और 15 भाग नीचे जाएगा। 15 भाग जो ऊपर गया, ये पूरा पार्ट आप जो देख पा रहे हैं, ये जो आप पूरा पार्ट देख पा रहे हैं, ये कितना हिस्सा है? ये चूंकि पूरी पृथ्वी 30 की थी, 10 + 20 30 की थी, तो अब ऊपर वाले हिस्से में 15 भाग आया और नीचे वाले हिस्से में भी 15 भाग आया। अब जरा हम इस 15 भाग को 2:3 में तोड़ दें। देखिए इस 15 भाग में भूमि और जल कितना कितना है, तो जरा आप 2:3 को जोड़िए तो आएगा 5। 5 बराबर कितना दिया हुआ है? टोटल आप टोटल कर रहे हैं तो 5, और क्वेश्चन में दिया है 15। 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3, और 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, और 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9। आपने देखा 15 को 2:3 में तोड़ा तो 6 और 9 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए जल्दी से कि पूरी पृथ्वी पर लैंड कितनी है? 10। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लैंड कितनी है? 6। तो अगर पूरी पृथ्वी से नॉर्दर्न हटा देंगे तो क्या साउदर्न हेमिस्फीयर क्या लैंड भूमि पता लग जाएगी? 10 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4। इसी प्रकार यहाँ पर वाटर कितना आ जाएगा? 20 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? 11। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। रेशियो बना 4:11 का, मतलब ऑप्शन नंबर आ गया डी। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? आप इसे और भी कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो तरीके होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा मैथ्स स्पेशल का बैच पर, जो कि रक्षाबंधन के बाद से स्टार्ट होगा। और अभी के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस केवल। जब आपको मैथ्स स्पेशल में पढ़ाऊंगा तब आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस मैं लेकर के चलूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पर। देखिए क्वेश्चन पर क्या बात बोली जा रही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। और क्या बात बोली गई है इस पर? द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पेट्रोल P1, P2, P3 इज 9:7:5। 3 प्रकार के पेट्रोल है और जिनकी डेंसिटी का रेशियो आपको दिया जा रहा है कितना? 9:7:5 का। आगे आपसे क्या बात बोली गई? द डेंसिटी ऑफ P1 इज, देखिए आपको पहले तो डेंसिटी का रेशियो बताया था और फिर P1 की डेंसिटी आपको बता दी गई। और एक बात बताइए, अगर आपको रेशियो पता है और किसी एक की डेंसिटी पता है तो क्या आप सभी तीनों पार्ट्स की डेंसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको रेशियो पता लग गया था। एंड P1, P2, P3 आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। कह रहा है P1, P2, P3 को अगर बाई वेट देखें तो 6:5:4 के अनुपात में मिला दिया। इफ अ लीटर ऑफ P3 कॉस्ट ₹40, कह रहा है P3 टाइप का जो पेट्रोल है उसके 1 लीटर का दाम कितना चल रहा है? 40 रुपये चल रहा है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ P3 इन 450 kg ऑफ मिक्सचर ऑफ P1, P2 एंड P3। कह रहा है P1, P2, P3 का जो मिक्सचर होगा, जब आपने इन तीनों को मिला दिया और मिलाने के बाद आपने कितना केजी वेट बनाया है, कितना केजी का मिक्सचर बनाया था? 450 किलोग्राम का जो मिक्सचर बनाया है उस पर आपको फाइंड आउट करनी है कॉस्ट किसकी? डिफाइंड द कॉस्ट ऑफ P3। 450 केजी का जो मिक्सचर आप तैयार करेंगे, यहाँ पर ये 1 लीटर की कॉस्ट आपको बताई जा रही है 40 रुपये। और आपसे पूछा जा रहा है अगर हम तीनों पेट्रोल को, जो 3 काइंड्स के पेट्रोल है, अगर हम इन तीनों का एक मिक्सचर बना ले और वो भी कितने केजी का मिक्सचर बना ले? कह रहा है 450 केजी का आप मिक्सचर बनाइए और बताइए कि 450 केजी के मिक्सचर में P3 का
क्या कॉस्ट है, P3 का क्या दाम चल रहा है, ये आपसे बात पूछी जा रही है। तो बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं है, आप बात को निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको देखने में ये फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन लग सकता है, आपको लग रहा होगा ये कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोचे कि हम कहाँ से फॉर्मूला इतना याद रख पाएंगे। कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर यूनिट दी है उन्हीं का सहारा ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए, रुकिए मत, आगे बढ़ जाइए। देखिए, पहला आपको डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, किसका किसका, P1 P2 P3 डेंसिटी। तो डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है P1 P2 P3 का, क्या रेशियो दिया हुआ है, 9:7:5, 9:7:5 का रेशियो दिया है। ठीक भाई, अब इसने P1 आपको डेंसिटी बता दी है 18, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 9 की जगह कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। तो आप 9 बराबर 18 करेंगे तो कितने गुना चलेगा, 2 गुना चलेगा। तो 2 गुना सारे नंबर्स को कर दीजिए, 2 7 14 और 2 5 10। तो आपने देखा P1 है 18 ग्राम पर सीसी, P2 है रियल में 14 ग्राम पर सीसी, और P3 होगा 10 ग्राम पर सीसी। क्या ये इतनी सी बात क्लियर है? अभी तक आपने इनकी रियल डेंसिटी निकाली है बस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 6 5 4 के अनुपात में इन तीनों को मिक्स कर दिया है, और फाइनल कितना केजी मिक्स करना है आपको, 450 केजी आपको मिक्स करना है। तो आपने ये तो लिख लिया डेंसिटी। अब जरा हम बात करते हैं वेट की। किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं हम लोग वेट की। और वेट किस रेशियो में मिलाना है? 6 5 4 के अनुपात में मिलाना है। तो ये लीजिए, आपने लिख लिया भाई साहब 6 5 4, और 6 5 4 के अनुपात में कितने केजी को मिलाना है? तो कह रहा 450 किलोग्राम को मिला दीजिए। तो 450 किलोग्राम मिला दीजिए। 6 5 11 4 15, 15 बराबर दिया है 450। कितने गुना दिया है? ये 30 गुना दिया है। तो 30 गुना अगर आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30 गुना आप सभी नंबर्स को कर दीजिए। 3 6 18, 180 केजी, 3 5 15, 150 केजी, 3 4 12, 120 केजी। आपको किसका प्राइस निकालना था? आपको प्राइस निकालना था P3। तो आप ये कैलकुलेशन ना भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ P3 से मतलब है। बट हम पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं, सो दैट आपको P1 P2 P3 किसी के बारे में पूछ लीजिए, आप सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, डेंसिटी की बात हो गई, दिया था रेशियो। वेट की बात हो गई, दिया था रेशियो। अब बात पूछी जा रही है कॉस्ट कैसे निकालें। अब बात पूछी जा रही है कॉस्ट कैसे निकालें। तो जरा इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्योंकि हमें P3 का पार्ट निकालना था। तो जरा वॉल्यूम निकाल लीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। तो एक बात बताइए, यहाँ पर ये यूनिट दिया हुआ है डेंसिटी का, डेंसिटी बराबर है ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से हम लोग डेंसिटी को नीचे ले आएंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया? वेट अपॉन डेंसिटी। तो अगर वॉल्यूम की बात आ रही है तो क्या करेंगे आप? वेट अपॉन डेंसिटी। अगर आपको फॉर्मूला कुछ नहीं भी याद है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर यूनिट दिया हुआ था, ये डेंसिटी का यूनिट था। डेंसिटी बराबर होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वेट अपॉन डेंसिटी। आप यहाँ से सोच सकते हैं। अगर कभी कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन को रीड करिए और वहीं से आप डेटा को उठा लीजिए, घबरा करके आप क्वेश्चन को कभी छोड़िए मत। चलिए जल्दी से वेट अपॉन डेंसिटी करते हैं। तो 18 से भाग देंगे आप डेंसिटी से भाग देंगे वेट में, डेंसिटी से भाग दिया जा रहा है वेट में, तो कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पर आप 14 से भाग दे देंगे, और यहाँ पर आप किससे भाग दे देंगे? 12 से। यहाँ पर अगर आप 14 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150 बटे 14। अच्छा, बात हो रही थी यहाँ पर, इसकी बात हो रही थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कितने लीटर आ गया है, कितना ग्राम, इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कितना सीसी आ गया? 12। और चूंकि 1 लीटर की जो कॉस्ट आ रही थी वो कितनी दी हुई थी आपको? 40। तो 12 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमें सिर्फ P3 से मतलब था, हमने आपसे पहले भी कहा था ये वाला पार्ट अगर आप ना भी कैलकुलेट करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि P1 P2 के बारे में आपसे क्वेश्चन पे पूछा नहीं है, सिर्फ मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, सो दैट अगर आगे कभी पूछ लिया जाए तो आप कर सकते हैं। भाई 1 का
दाम चल रहा है 40, तो 12 का दाम कितना चलेगा, 480 रुपये 12 का दाम हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से आप देख लीजिए, सबसे पहला एक डेंसिटी का रेशियो दिया था वो आपने लिखा, फिर दिया था वेट का वो आपने लिख लिया। आपको एग्जैक्ट इनकी डेंसिटी पता है, इनका रियल में वेट पता है, वॉल्यूम आपने लिख लिया। तो P3 आपसे पूछा जा रहा था, P3 का वॉल्यूम आ गया था 12 लीटर, 1 लीटर का कॉस्ट चल रहा था 40 रुपये, तो 12 लीटर का कॉस्ट चलेगा 12 × 40 480 रुपये। आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो आप जल्दी से लाइक करिए, थम्स अप मारिए, वीडियो पर यस और ओके करिए, और एक बार अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए हम लोग समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन पर देखिए क्या बात बोली गई है। अमित बॉट 1.5 kg फ्रेश ग्रेप्स। अमित ने 1.5 किलो अंगूर, ताजे अंगूर खरीदे हुए हैं। द रेशियो ऑफ वाटर एंड पल्प वॉज 4:1। और उस पर वो जो अंगूर वो खरीद करके लाया, उस पर वाटर और पल्प का रेशियो मीन्स पानी और छिलके और गूदे का रेशियो दिया हुआ है 4:1 का। व्हेन इज चाइल्ड क्रश दिस ग्रेप्स, कह रहा है उसका जो बच्चा था वो मारे गुस्सा के पूरे उसने अंगूर एकदम पिच्चे कर दिए पकड़ करके। और तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम्हारे सामने अंगूर मिल जाए, तुम सोच रहा खुद इसको पिच्चा कर दो। देन सम वाटर गेट्स वेस्टेड, नाउ द रेशियो ऑफ वाटर टू पल्प इज 3:2। कह रहा है कि अब पल्प और वाटर और पल्प का रेशियो कितना हो गया, 3:2। कब, जब उस बच्चे ने उसे क्रश कर दिया। देन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ क्रश्ड ग्रेप्स। कह रहा है अब ये बताओ, ये जो पिच्चे हो गए अंगूर, इन पिच्चे अंगूरों का वेट कितने किलोग्राम कितने ग्राम रहा होगा, वही आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो मैं बता दूं बहुत आसान क्वेश्चन है। कंडीशन क्या होती है इन प्रकार के क्वेश्चंस की, क्या कंडीशन बनती है, कई बार मैंने आपको करवाया, दूध और पानी के भी क्वेश्चंस करवाए। इन द सेम वे बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। क्या काम करना होगा, इन प्रकार के क्वेश्चंस पर आप ये सर्च करते हैं सबसे पहले कि आखिर क्या चीज़ इस पर कांस्टेंट है। अब मुझे एक बात बताना, जब उस बच्चे ने क्रश किया तो क्रश करने पर जो बेकार हुआ था, वेस्ट हुआ था, वो क्या वेस्ट हुआ था, पानी या पल्प, छिलके वाला पार्ट या पानी वेस्ट हुआ था। साफ इस क्वेश्चन पर तो इसने मेंशन ही कर दिया है कि वेस्ट क्या हो गया है, उस पानी, कुछ पानी वेस्ट हो गया। तो अगर पानी वेस्ट हुआ तो छिलका या गूदे वाला पार्ट तो वेस्ट नहीं हुआ था ना। तो इसका मतलब छिलका तो जितना पहले था पल्प, उतना ही पल्प बाद में भी रहेगा। तो पल्प की इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी रहेगी सेम, और इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी को आप जैसे ही सेम करेंगे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको करनी है। तो देखिए क्या काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 1.5 किलोग्राम था, 1.5 किलोग्राम का मतलब हो गया 1500 ग्राम। कितना, 1500 ग्राम हो गया। और 1500 ग्राम में वाटर और पल्प का रेशियो चल रहा था 4:1 का। तो आपने 4:1 के रेशियो में तोड़ दिया। जल्दी से बोलिए कितना होगा, 4 और 1 5, 5 बराबर 1500, 5 से काटेंगे 1500 को आएगा 300, 300 का गुणा कर लेंगे 1200 और 300। अब मेरे ख्याल से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ये सब रेशियो तो तोड़ना एटलीस्ट जानते ही होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये तो शुरुआती था, 1200 ग्राम पानी था और 300 ग्राम पल्प था। अब लेकिन बच्चे ने क्या किया, उसे क्रश कर दिया, और क्रश करते ही रेशियो कितना तैयार हो गया, 3:2। बस यही से आपको सोचना है कि जब उसने क्रश किया तो क्रश क्या चीज़ हुई थी, उस पर वेस्ट क्या हुआ था, पानी तो उड़ गया, पानी बेकार हो गया, तो बचा क्या, छिलका जो था वो पहले जितना था उतना ही बाद में भी रहेगा। छिलका कांस्टेंट था, जितना छिलका पहले था उतना ही छिलका बाद में रहेगा। पहले छिलका था 300 तो बाद में भी छिलका रहेगा 300। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 2 बराबर 300 मतलब 150 का गुना है, 150 का गुना इधर कर लेंगे तो आ जाएगा 450। मतलब जब उसने क्रश कर दिया तो क्रश करने के बाद पानी बचा है 450 ग्राम और छिलका बचा है, पल्प बचा है 300, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 750 ग्राम। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या ये बात क्लियर हो गई? फिर से सुन लीजिए,
इन प्रकार के क्वेश्चंस पर, मिक्सचर के क्वेश्चंस पर आप हमेशा ये देखते हैं क्या चीज़ कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या था, यहाँ पर कांस्टेंट था छिलका। छिलका पहले 300 था, बाद में भी 300 है, 2 बराबर 300, 150 का गुना हो रहा है, 150 का गुना 3 में किया 400। मतलब ये बाद की जो कंडीशन आई थी उस पर 450 ग्राम था पानी और 300 ग्राम बचा था छिलका। छिलका तो पहले ही जितना था, तो टोटल कितना हो गया 750 ग्राम। आई होप सभी बच्चों को बात क्लियर होगी। और धीरे से चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पर। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। बस आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको यहाँ पर डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आप ऑप्शनल अप्रोच पर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन का काम ही नहीं है। इस क्वेश्चन पर आपको पूरा फोकस करना है कि क्या क्वेश्चन पर स्टेटमेंट बोला गया, पढ़ते हैं और समझते हैं इसे। हिंदी वाले बच्चे हिंदी को समझे जरा। इस पर लिखा हुआ है देयर आर एक्स पिजन्स एंड एम मेनाज इन अ केज। बोला कि एक्स पिजन्स हैं और एम मेनाज है। वन फाइन मॉर्निंग पी ऑफ देम एस्केप टू फ्रीडम। कह रहा है एक सुबह हुई और उसमें पी बर्ड्स, पी पक्षी जो थे वो स्वतंत्र हो गए, उड़ करके भाग गए। तो इसने बोला इफ द बर्ड कीपर नोइंग ओनली दैट पी इज इक्वल टू 7। कह रहा है जो बर्ड कीपर था, जो उनकी देखभाल कर रहा था, जो बर्ड कीपर था, उसने क्या पाया कि पी इज इक्वल टू 7 है। पी इज इक्वल टू 7 मतलब 7 पक्षी जो है वो उड़ गए। वॉज एबल टू फिगर आउट विदाउट लुकिंग इन टू द केज। उसने केज पर जाकर के देखा नहीं, उसको ये पता था कि 7 पक्षी उड़ गए। और क्या नहीं देखा, और क्या उसने बात बोली दैट एटलीस्ट 1 पिजन हैड एस्केप्ड। बिना केज पर देखे उसने ये बात बोल दी कि कम से कम एक पिजन तो उसका उड़ गया, कम से कम। बस यही एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ आपसे बार बार, यहाँ पर आप फोकस करिए। एटलीस्ट 1 पिजन हैड एस्केप्ड। कम से कम, हो सकता है एक से ज़्यादा भी उड़ गए हों, हो सकता है पिजन्स एक से ज़्यादा भी उड़ गए हों, लेकिन यहाँ पर इसने बात बोली है एटलीस्ट 1 कि मिनिमम मतलब कम से कम एक, मिनिमम एक पिजन तो जरूर उड़ा था। हो सकता है एक से ज़्यादा भी पिजन्स उड़े हों। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ पॉसिबल एक्स वाई पेयर। कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो कि पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा पेयर है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर से ध्यान दीजिए, डज नॉट रिप्रेजेंट, ध्यान दीजिए, डज नॉट रिप्रेजेंट कौन सा ऐसा पेयर है जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? एक्स वाई का पेयर। आपसे क्या बात बोली गई थी? मिनिमम एक पिजन तो जरूर उड़ा है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिनिमम पिजन एक उड़ा है तो यहाँ पर जो एम की वैल्यूज़ है, जो मेनाज है, यहाँ पर मेनाज है, वो उसकी वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए, क्योंकि 7 ही मैक्सिमम 7 पक्षी उड़े हैं ना। 7 पक्षी अगर मैक्सिमम उड़े तो हो सकता है हमें कबूतर उड़ाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, पिजन उड़ाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर 7 के 7 अगर हमें मेनास मिल गए तो हम 7 के 7 मेनास को उड़ा देंगे, तो यहाँ पर तो मिनिमम 1 की कंडीशन की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो इसका मतलब अगर मिनिमम 1 पिजन हमें उड़ाना है और टोटल 7 पक्षी उड़े हैं, टोटल 7 पक्षी उड़ रहे हैं जिसमें कि मिनिमम 1 पिजन को उड़ाना है, तो इसका मतलब मेनाज जो है वो 7 से कम होने चाहिए। जो मेनाज है, जो एम की वैल्यू है वो 7 से कम होनी चाहिए, तभी तो आप मिनिमम यहाँ पर 1 उड़ाएंगे। तो आपको ऐसे ऑप्शन सर्च कर लेने हैं जहाँ पर मेनाज की वैल्यू 7 से कम आ रही है। अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 2 पर, तो ये एक पॉसिबल पेयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेनाज की वैल्यू 7 से कम है। आप देख रहे हैं 2 है, तो अगर 2 आपने मेनाज उड़ा दिए तो अब आपको पिजन्स कितने उड़ाने पड़ेंगे? 5। और 5 अगर पिजन्स उड़ाने पड़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मिनिमम एक पिजन तो आपको उड़ाना ही पड़ेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा उड़ाने पड़े, जैसे इस ऑप्शन पर आपको 5 उड़ाने पड़े थे। क्या ये ऑप्शन क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। हमने एक सीधा सा लॉजिक आपको दे दिया,
वो सारे ऑप्शन पहले आप ढूंढ लो जहां पर मेनाज 7 से कम है, क्योंकि जहां जहां मेनाज 7 से कम हुए वहां पर आपको पिजन्स की सहायता लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टोटल पक्षी आपको कितने उड़ाने हैं? 7 पक्षी उड़ाने हैं। तो अगर यहां पर मेनाज 7 नहीं मिल पा रहे तो फिर आपको पिजन्स उड़ाने पड़ेंगे। अगर आप ये वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर भी 7 से कम है, अगर यहाँ पर मेनाज भी 7 से कम है तो यहाँ पर भी आपको पिजन्स उड़ाने पड़ेंगे। तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल, यहाँ पर ये भी ऑप्शन पॉसिबल है, ये भी ऑप्शन पॉसिबल है, मतलब ये सही रिप्रेजेंटेशन है, ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप डी की बात करें, अगर आप डी की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए मेनाज 7 से कम है, 6 है। अगर आपने 6 मेनाज उड़ा दिए तो अब आपको पिजन्स कितना उड़ाना पड़ेगा? एक तो पिजन्स अभी भी उड़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 7 पक्षी उड़ाने, आप यहाँ से मैक्सिमम 6 ही तो उड़ा सकते हैं, तो अभी भी एक पक्षी आपको चाहिए जो कि पिजन्स आपको उड़ाना पड़ेगा। तो ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन है, लेकिन क्या पहला वाला यहाँ पर ये पॉसिबल ऑप्शन है? अरे भाई यहाँ तो 8 मेनाज है, आपने 8 में से 7 मेनाज अगर उड़ा दिए तो क्या पिजन्स उड़ाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी? हमें पिजन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसने तो कंडीशन लगा रखी थी कि इसने बिना देखे बोल दिया था कि मिनिमम एक पिजन्स तो उड़ाना ही पड़ेगा, मिनिमम एक पिजन्स तो उड़ ही गया। लेकिन क्या यहाँ पर मिनिमम एक पिजन उड़ने की ज़रूरत है? जब हमारे पास 8 मेनाज हैं तो 8 में से अगर 7 मेनाज उड़ गए तो फिर पिजन उड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और आपसे चूंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वही ऑप्शन बताओ जो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, तो यही आपका आंसर भी हो गया। आई होप सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, तो गलत वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर भी होगा। उल्टा करके ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी बच्चों को बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, और क्लियर हो गई है तो जल्दी से आप लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पर। देखिए ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है आई बॉट 30 बुक्स ऑन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कह रहा है कि मैंने 30 किताबें खरीदी। कितनी किताबें खरीदी हैं? 30 किताबें खरीदी हैं। और किस पर? उस पर प्राइस क्या क्या था? 17 रुपीज़ था, 19 रुपीज़ था एंड 23 रुपीज़ था रेस्पेक्टिवली। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पुअर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्स ऑफ ए स्कूल, एक विद्यालय के जो हाई स्कूल के बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको देने के लिए मैंने 30 किताबें खरीदी थी। आगे बोला गया था फिजिक्स बुक्स वर मोर इन नंबर। कह रहा है फिजिक्स की जो किताबें थी, ये रही फिजिक्स की किताबें, फिजिक्स की किताबें ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? मोर नंबर इन मैथ्स बुक्स बट लेस देन केमिस्ट्री बुक्स, और केमिस्ट्री से ये कम है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैथ्स की बुक्स हैं, ये फिजिक्स की है और ये केमिस्ट्री की। जो मैथ्स की बुक्स थी, जो फिजिक्स की बुक्स हैं, वो मैथ्स से ज़्यादा है बट केमिस्ट्री से कम है। ये आपको एक कंडीशन बोली गई, और साथ ही आपको एक और बहुत बढ़िया कंडीशन यहाँ पर बोल दी गई है, द डिफरेंस बीइंग मोर देन 1। ये जो डिफरेंस चल रहा है इन किताबों के बीच में, ये जो इन किताबों के बीच में डिफरेंस चल रहा है वो 1 से ज़्यादा है। किताबों के बीच में जो डिफरेंस है, कितनी किताबें थी? 30 किताबें। इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है किताबों के बीच में वो 1 से ज़्यादा है। द टोटल कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹620। कह रहा है ये जो टोटल कॉस्ट आई है, ये टोटल कॉस्ट कितने रुपए की आई है? 620 रुपए की आई है। हाउ मेनी बुक्स ऑन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बॉट। तो कह रहा है बताओ इनमें कितनी कितनी किताबें लगी। देखिए सबसे पहले तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो एलिमिनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहली कंडीशन तो लगी थी भाई कि सी पी से बड़ा होगा और पी एम से बड़ा होगा। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है, असेंडिंग ऑर्डर पर है? आप देख रहे हैं उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर, हाँ भाई ये असेंडिंग है, ये भी असेंडिंग है, ये भी ऑप्शन असेंडिंग है, ये भी ऑप्शन असेंडिंग है। अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपसे ये बात बोली जा रही है कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या 1 का होगा? क्या डिफरेंस 1 का नहीं, 1 से ज़्यादा का होना चाहिए। तो अगर आप पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस 1 से ज़्यादा का है,
है। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखें 12 और 1 13, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस अभी में 1 से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आप देखें 5 और 6 तो यहाँ पर भी डिफरेंस 1 से ज़्यादा का होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत है। हाँ, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 से ज़्यादा का चल रहा है, तो आपके पास पॉसिबल ऑप्शन कौन कौन से बचे हैं, ए और सी। अब 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। जरा इनकी टोटल कॉस्ट देखिए 620 रुपये थी। तो अगर हमने मान लिया मैथ्स की हमारे पास m किताबें हैं, एक किताब का मूल्य प्राइस है 17 रुपये, m किताबों का हो जाएगा 17m, और फिजिक्स की किताबों का मूल्य हो जाएगा 19p, और केमिस्ट्री की बुक्स का प्राइस हो जाएगा 23c। और अगर आप इन सभी को जोड़ देते हैं, अगर आप इन सभी को अगर आप जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर बोलिए जल्दी से कितना रुपए आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आपको दी जा रही थी 620 रुपए। जी हाँ, टोटल कॉस्ट है 620 रुपए। ये एक इक्वेशन तैयार हुई। अब आपके पास है सिर्फ एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल, आप सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक तरह से। क्या तरीका है वो, बाई ऑप्शन। आप जाइए और ऑप्शन उठा करके पुट करके देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर भी मैं ऑप्शन भी बता दूँ, अगर आपने इस 5 का गुणा किया तो यूनिट डिजिट आप चेक कर लीजिए, लास्ट डिजिट जनरेट होगा 5। 8 का 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72, लास्ट डिजिट आ जाएगा 2। और 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 7 और 1 8, जबकि राइट साइड लास्ट डिजिट दिया हुआ है 0। मतलब आपको ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। सही ऑप्शन जल्दी से बोल दीजिए, अब क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लीजिए, अदरवाइज पूरे के पूरे ऑप्शन आपको इस इक्वेशन में पुट करके चेक करने पड़ते, तो वो सब आपको नहीं करना है। आपको हर वक्त अपने क्वेश्चन पर टाइम सेव करना है। इसी बात के लिए मैं प्रयास करता हूं और यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। होपफुली आप लोग लास्ट इतने सारे वीडियोस पढ़ करके धीरे धीरे अब आपका माइंड बढ़ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 क्वेश्चन, ये कुछ पार्ट इसका टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड है, बट बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। मतलब आपको जो भी कंसेप्ट लगाना है, जो भी कैलकुलेशन करनी है, वो रेशियो पर ही करनी है। इसलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है 1 मैन कैन डू एज मच वर्क इन 1 डे एज अ वुमेन कैन डू इन 2 days। कहने का मतलब ये हुआ, जिस काम को एक पुरुष 1 दिन में करता है, उसी काम को एक महिला 2 दिनों में करती है, मतलब 2 गुना टाइम ले रही है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि मैन और वुमेन में अगर आप देखें तो मैन जो है वो 2 गुनी रफ्तार से काम कर रहा होगा, तभी तो उसने टाइम कम लिया था, तभी उसने टाइम आधा लिया था। इसका मतलब अगर मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आप देखें तो वो रेशियो हो जाएगा कितना, 2:1 का रेशियो होगा। क्या ये इतनी सी बात क्लियर है? अगली लाइन पर चलते हैं। चाइल्ड डज 1/3 द वर्क इन अ डे एज अ वुमेन। कह रहा है कि एक जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो कितना काम करता है, 1/3 द वर्क इन अ डे ऑफ अ वुमेन। एक वुमेन से, एक महिला से 1/3 काम करता है। इसका मतलब महिला जो है वो 3 काम कर रही होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें वुमेन और चाइल्ड का रेशियो, तो वुमेन और चाइल्ड का रेशियो, वुमेन 3 गुना काम करती है। अगर बच्चा 1 काम करता है तो वुमेन 3 काम करेगी। ये यहाँ से आपने एफिशिएंसी निकाल ली। तो अगर आप इसे लीनियर रेशियो में बदलना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपने नीचे 3 का गुणा किया सो दैट ये सेम हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। और अब आपने देखा ये 1 आप नीचे उतार सकते हैं यहाँ पर। तो ये रेशियो क्या तैयार हो गया एफिशिएंसी का, 6, 3 और 1 का। अब आप कह सकते हैं कि एक आदमी, एक पुरुष एक महिला से 2 गुना काम करता है और एक महिला एक बच्चे से 3 गुना काम करती है, जो ये 2 लाइन में लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर लिखा हुआ है इफ एन स्टेट ओनर हैज 39 पेयर्स ऑफ हैंड्स, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। कह रहा है कि इसने
कुल टोटल 39 लोगों को हायर किया, जिस पर कौन कौन थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और किस रेशियो में शामिल हैं, तो उसने बोला 6, 5 और 2 के अनुपात में शामिल हैं। तो 6, 5, 2 को जरा 39 को इस रेशियो में तोड़ दो, 6, 5, 11 और 2 13। जल्दी से जोड़िए, कितना हुआ 13, और 13 बराबर कितना दिया हुआ है 39। 13 बराबर कितना दिया हुआ है 39, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, और 1 बराबर अगर 3 हुआ तो इसका मतलब इस पर आप अगर गुणा कर लें तो 3 गुणे 6 हो जाएगा 18, 3, 5 हो जाएगा 15 और 3, 2 हो जाएगा 6। तो आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको दिए थे 6, 5 और 2 के रेशियो में दिए थे, जिस पर कि टोटल कितने थे 39 थे। 6, 5, 11 और 2 13, 13 को 39 से इक्वेट करा दें, 3 गुना होगा, 3 गुना आपने नंबर को कर लिया तो आपको पता लग गया पुरुषों की संख्या होगी 18, 3 गुना करेंगे महिलाओं की संख्या होगी 15 और 3 गुना करेंगे तो बच्चों की संख्या हो जाएगी 6। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आपको एफिशिएंसी पता है, आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पता है, तो क्या आप वर्क डन निकाल सकते हैं? क्या आप वर्क डन निकाल सकते हैं? भाई एक पुरुष अगर आप देखें तो एक पुरुष एक दिन में कितने काम कर रहा था 6, तो 18 पुरुष कितने काम करेंगे 6 इंटू 18। यहाँ पर देखें 3 इंटू 15 काम करेंगे, ये आपने वर्क डन का रेशियो लिख लिया 1 इंटू 6। तो अगर आप देखें तो ये पूरा नंबर आई थिंक 3 से कैंसिल हो रहा है अभी, तो 3 से आप कैंसिल कर लीजिए, 3 से काटेंगे 3, 2 18, 2 हो गया 36, 3 से काटेंगे 15 बचेगा, 3 से काटेंगे 2 बचेगा। तो ये आपने वर्क डन का रेशियो निकाल लिया। सर ये क्यों वर्क डन का रेशियो निकाला है? भाई जब भी रुपए का बंटवारा होता है तो जो जितना ज़्यादा काम करता है उसे ज़्यादा रुपए मिलता है और जो कम काम करेगा उसे कम रुपए मिलेगा। मतलब ये जो रुपए है, जो अमाउंट है, जो वेज है, ये किस रेशियो में डिवाइड होता है? ये किस रेशियो में डिवाइड होता है? ये वर्क डन के रेशियो में डिवाइड होता है। जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा रुपये मिलेगा और जो कम काम करेगा उसे कम रुपए मिलेगा। इसलिए आपने यहाँ पर वर्क डन निकाला और इसी रेशियो में मिले हुए अमाउंट को आप तोड़ देंगे। अमाउंट आपको कितना मिला था 11 और 13, 11, 13 को इसी रेशियो में आप तोड़ दीजिए, जरा जोड़िए 6, 5, 11, 6, 5, 11 और 2 कितना हो गया 13 और कैरी कितना आ गया। या आप एक काम ये भी कर सकते थे, आप सीधा सीधा क्या काम कर लेते हैं यहाँ पर, अभी आप चाहे तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं कि पहले आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया फिर आपको गुणा करना पड़ जाएगा, अदरवाइज आप एक लाइन पर भी लगा सकते थे। चलिए देख लेते हैं, 6, 5, 11, 2, 13, कैरी आ गया 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया 53। 53 बराबर कितना है 53 बराबर इतना आ गया। ये कितने गुना बन रहा है ये आपको देखना है, ये कितने गुना बन रहा है। क्या ये 11 गुना बन रहा है? नहीं। ये कितने गुना बन सकता है? ये 53 से आपको काटना होगा। 53 से अगर आप काटेंगे तो जरा देखिए कितने गुना बन सकता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो 53 से अगर जब आप भाग देंगे इस पर तो ये 3, 7, 21 गुना टोटल ये बन जाएगा जा करके। और अगर ये 21 गुना है तो 21 गुना 42। आपसे अच्छा पूछा किसके लिए गया था? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके लिए? बच्चे के लिए पूछा जा रहा है। तो आपने देखा बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? 42 रुपए मिलेंगे। आपने 11, 13 को इस रेशियो में तोड़ दिया तो आपने देखा ये 21 गुना अमाउंट चल रहा था। 21 गुना गुणे 6, 21 गुणा 2 कर लिया तो 42 रुपये आ गया। ये जो 42 रुपये मिला ये टोटल बच्चों को मिला। टोटल कितने बच्चे थे? 6 बच्चों को मिला है 42 रुपये। तो एक बच्चे को कितना मिल जाएगा? 6, 7, 42। तो एक बच्चे को कितना मिल जाएगा? 7 रुपये। एक बच्चे को कितना मिल जाएगा? 7 रुपये। अच्छा इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप ये फिगर आउट ना करते, अगर आप ये यहाँ पर 3 से कैंसिल ना करते, टोटल अमाउंट को भी आप इक्वेट करवा सकते थे। दोनों एक ही बात है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया, अगर ना तो बाद में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ा, अगर नहीं करते तो पहले ही आपका आंसर आ जाता। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 पर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट और इसके बाद में बताऊंगा आपको इसकी एडवांस अप्रोच। जल्दी से सभी लोग साथ में जुड़िए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। लिखा हुआ है रिसेंटली आई अटेंडेड अ बर्थडे पार्टी।
कह रहा है कि रिसेंटली अभी एक बर्थडे पार्टी अटेंड किया है, ऑल द चिल्ड्रन इन द बर्थडे पार्टी वर गिवन कैंडी बार्स। कह रहा है उस बर्थडे पार्टी में सभी बच्चों को, जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे थे, सभी को कैंडी बार्स मिली है। और आगे लिखा हुआ है ऑल द चिल्ड्रन गॉट 3 कैंडी बार्स ईच एक्सेप्ट द चाइल्ड सिटिंग इन द एंड। कह रहे जितने भी बच्चे थे, जितने भी उस पार्टी में बच्चे थे, सबको कितनी कितनी कैंडी बार्स मिली है। कह रहा है 3-3 गॉट 3-3 कैंडी बार्स। लेकिन एक बच्चा कुन्ने में बैठा हुआ था, जो बच्चा कुन्ने में बैठा हुआ था, शी गॉट ओनली 2 कैंडी बार्स। इस बच्ची को, मासूम सी बच्ची को केवल 2 ही मिला। बेचारी कोने में अपना बैठी हुई थी, इसको बेचारे की 2 ही पकड़ा करके छुटकारा ले लिए इन लोग। तो यहाँ पर इसने कंडीशन क्या लगाई, जितने सारे भी बच्चे थे, इन बच्चों को कितनी कितनी कैंडी बार्स मिली है, 3-3। लेकिन एक कोने में बच्ची बैठी हुई थी, जिसको कितनी कैंडी बार्स मिली है, 2 कैंडी बार्स मिली। ये एक इसने पहली कंडीशन आपको बताई है। अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। If only each child had been given 2 कैंडी बार्स, कह रहा है यदि हम सारे बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को 2-2 कैंडी बार्स दें, there would have been 8 कैंडी बार्स remaining। तो कह रहा है 8 कैंडी बार्स बच जाती हैं। कितनी बच जाती हैं, 8। फिर से कंडीशन समझिएगा जरा। पहली कंडीशन ये बोलिए, अगर हम प्रत्येक बच्चे को 3-3 कैंडी बार दें और लास्ट में एक बच्ची बचती है, उसे हम कितनी कैंडी बार देते हैं, 2 देते हैं। पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर सभी, प्रत्येक बच्चे को अगर हम कितनी कितनी कैंडी बार दें, 2-2 कैंडी बार दें, तो लास्ट में कितनी कैंडी बार बच जाती हैं, 8 बच जाती है। तो इसने बोला हाउ मेनी कैंडी बार्स वर टुगेदर टू बिगिन विद। स्टार्टिंग में कितनी कैंडी बार्स थी, हम कंसिडर करते हैं x कैंडी बार थी। कितनी थी, x। तो अगर हमने माना x कैंडी बार थी, तो इसमें से इसने क्या किया है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी इसने दी हुई है, हमने मान लिया प्रत्येक को कितनी कितनी दी हुई है, 3-3 इसने दिया हुआ है। 3-3 इसने कैंडी बार्स दिया हुआ है। तो अगर 3-3 कैंडी बार्स दिया है, लेकिन एक बच्चा हमें हटाना भी था, तो कितना हो गया, x-1 बच्चे को तो मिले हैं 3-3। तो टोटल कितनी हो गई कैंडी बार्स, 3x-1। अगर x कैंडिडेट पर थे, अगर x कैंडिडेट थे, x चिल्ड्रन थे, तो उसमें से x-1 चिल्ड्रन को हमने 3-3 कैंडी बार दी हैं, और एक जो कोने में बच्ची बैठी हुई थी उसे हमने 2 दी है। तो ये टोटल कैंडी बार आई। दूसरी कंडीशन आपसे ये बोली गई, यदि हम प्रत्येक बच्चे को 2-2 दें, तो अगर हम x चिल्ड्रन को 2-2 कैंडी बार देंगे तो ये 2x हो गया, लेकिन अब 8 बच जाती हैं, तो 8 जोड़ दिया, तो ये टोटल कैंडी बार्स आ गई। अब बात ये आती है कि भाई दोनों ही कंडीशन तो सेम है, दोनों में ही टोटल नंबर ऑफ कैंडी बार्स सेम होंगी। तो आपने दोनों को इक्वेट कर दिया। आपने जैसे ही इन दोनों को इक्वेट किया, तो देखिए 3x से 2x घटा लेंगे तो बचेगा x, और ये -1 आ गया, -1 राइट साइड जाएगा, ये आ गया +1। तो x की वैल्यू आपने बोल दी 9। x की वैल्यू 9 किसी भी लेफ्ट या राइट साइड पुट कर लिए, आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडी बार्स पता लग जाएंगे। x बराबर 9, 9 2 18, 18 + 8 26। तो आपने देखा टोटल कैंडी बार्स कितनी होंगी, 26। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हो गई है तो आप वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। अब देखते हैं हम लोग इसका भी बेस्ट यूनिक सोल्यूशन बाय ऑप्शन हम लोग चलते जरा। देखिए पहली कंडीशन इसने क्या लिखी हुई थी, अगर प्रत्येक बच्चे को 3-3 कैंडी बार मिलती है तो एक बच्चा बचता है जिसे कितनी मिलेगी, 2। एक बच्चा बचता है जिसे कितनी मिलेगी, 2। मतलब अगर हम इस ऑप्शन से 2 कैंडी बार हटा दें, 2 कैंडी बार को कम कर दें, 2 कैंडी बार को घटा दें, तो क्या वो नंबर, रिमेनिंग नंबर 3 का मल्टीपल होगा? अरे भाई जब इसने बोला कि इसने प्रत्येक बच्चे को अगर 3-3 दी हुई हैं तो 2 कैंडी बार्स बचती हैं जो कि लास्ट बच्चे को मिलती है, तो वही हमने 2 कैंडी बार्स हटा दी। तो अगर अब जो रिमेनिंग नंबर यहाँ से बचेगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन के अनुसार देखें, अगर आपने 8 कैंडी बार्स हटा दी तो वो कितनी 2 अगर मिलती है तो 8 बच जाती है। मतलब 8 अगर घटा देंगे, 8
8 अगर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब वो नंबर किसका मल्टीपल हो जाएगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप एक ऐसा ऑप्शन सर्च करिए जिस ऑप्शन पर 2 घटाएं तो 3 का मल्टीपल हो जाए और 8 घटाएं तो 2 का मल्टीपल हो जाए। ये आप ऑप्शन सर्च कर लीजिए। उठाते हैं हम पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में हमने 3 घटाया तो क्या बचेगा, 25। क्या ये 25 2 का मल्टीपल होगा, नहीं, तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन उठाते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमने 2 घटा लिया, 34 में 2 घटाया तो कितना आ गया, 32। क्या वो 32 3 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन उठाते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमने 2 घटाया तो आएगा 38। क्या वो 38 3 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन अगर हम चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन को देखिए जरा ध्यान से। अगर हमने 2 घटाया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24। क्या वो 24 3 का मल्टीपल होगा, 24 3 से कटेगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम दूसरी कंडीशन को भी वेरीफाई करें, 8 घटा ले तो 26 से अगर 8 घटाएंगे तो आएगा 18। क्या वो 18 2 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, ये काम करने से आप बच भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं आज की क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से मैं बता दूं, आपको प्रैक्टिस कर दी है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं कि क्या हम वाकई बाई ऑप्शनल अप्रोच से कर पा रहे हैं। अगर आप बाई ऑप्शन कर पा रहे हैं तो फिर आपको XYZ मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले आप कोशिश किया करिए, क्या अब हम बाई ऑप्शन लगा पा रहे हैं। आपको प्रैक्टिस कर दी है बाई ऑप्शन की। चलिए चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन पर देखिए क्या खास बात लिखी हुई है। इन 2 अलॉयज द रेशियो ऑफ निकल टू टिन। 2 अलॉयज है, निकल और टिन, और बोला है इन दोनों में निकल और टिन का रेशियो क्या चल रहा है, 5:4 एंड 3:4, 5:2 एंड 3:4। बोला हाउ मेनी केजीज ऑफ फर्स्ट एलॉय। कह रहे पहले का बताओ, इसका हम कितना केजी दूसरे के कितने केजी के साथ में मिला दें, शुड बी एलॉय टुगेदर, कितना केजी मिला दें टू ऑब्टेन 20 kg ऑफ अ न्यू एलॉय। कह रहा है कि नया जो एलॉय बनना चाहिए, मिश्र धातु जो बननी चाहिए, वो कितने केजी की होनी चाहिए, 28 केजी की बनानी है हमें, विद इक्वल कंटेंट्स ऑफ निकल एंड टिन। कह रहा है जिसमें कि निकल और टिन बराबर हो। अगर 28 केजी है तो उसमें 14 केजी निकल हो और 14 केजी टिन हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको कि हम मिला दें। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए पहला रेशियो दिया है 5:2 का एंड दूसरा रेशियो दिया है 3:4 का। क्या दिया हुआ है, निकल और टिन, निकल और टिन। आपको पता है कि जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो निकल निकल के साथ में मिलेगा और टिन टिन के साथ में मिलेगा। इस बात को आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए क्या काम कीजिए, आप सीधा ऑप्शन पर जाइए और देखिए क्या कौन सा हम ऐसा ऑप्शन उठाएं जिसमें अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो इसका हम 9 kg लें, इसका हम 22 kg लें। जोड़ने पर, दोनों को मिक्स करने पर कितना केजी का सॉल्यूशन तैयार होना चाहिए, मिक्सचर। कह रहा 28 kg का तैयार होना चाहिए। तो अब जुट जाइए ऑप्शन एलिमिनेशन पर, 28 kg आना चाहिए। 9 और 22 को जोड़ेंगे, क्या 28 आएगा, जी नहीं, ऑप्शन गलत हो चुका है। एक ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया। 17 + 11 28 होता है, 7 + 21 28 होता है, 8 + 20 28 होता है। यहां तक बात अभी आई कि एक ऑप्शन आप हटा चुके। चलिए आगे भी बढ़ते हैं फिर। और इसने ये बोला कि इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको पता है भाई, निकल निकल के साथ में मिलेगा और टिन टिन के साथ में मिलेगा, और मिल करके ये भी 14 kg बनाएगा और ये भी 14 kg बनाएगा। बोलो हाँ या ना। एक बात बताइए, क्या आप पहला वाला अगर 17 kg आप लेते हैं तो 17 को हमें तोड़ना है 5 और 2 के अनुपात में। जरा 5 और 2 को जोड़िए, 7 आएगा। क्या ये नंबर 17 को आप 7 से काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, मतलब ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्या 7 से इस 8 को काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। अगर आप कोई भी XYZ मान करके नहीं लगा रहे तो आप देख रहे हैं आपके आंसर सोल्यूशन की स्पीड कितना बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप इसे मान करके लगाएंगे तो फिर आपकी स्पीड कम रहेगी। चलिए अब क्या वाकई ये सी ऑप्शन है या नहीं है, इसे एक बार आप चेक कर लीजिए। तो 7 kg को अगर हमने तोड़ा तो 7 kg को 5 और 2 में तोड़ेंगे तो भाई 5 kg आएगा, और इधर कितना kg आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। और अगला देखिए जरा, सी पर सेकंड कितना है 21 kg। 21 को 3 और 4 में तोड़िए, 3 और 4 को जोड़ा तो 7, 7 3 21, मतलब कि ये 3 टाइम्स है। 3 गुना है तो 3 गुना कर लीजिए 9 kg, और 3 गुना कर लेंगे तो 12 kg। जरा देखिए क्या निकिल और निकिल को मिलाया तो 14 kg आ गया? जी हाँ, 5 + 9 14 kg आ गया, और 2 + 12 14 kg आ गया। मतलब आप अपने ऑप्शन से अब पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुके हैं। आपका सही ऑप्शन क्या है? सी, जो कि आप बहुत देर पहले ही निकाल चुके थे। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। बहुत हम लोग ने क्वेश्चंस लगा लिए। आज ही आपका 8वां पार्ट मैं कवर करवा चुका हूँ। मीन्स आपके पास रेशियो के बहुत अच्छे लेवल के 80 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया पर होने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कोई फेल कर सकता है। अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं, आपको 80 क्वेश्चंस में मैंने बेसिक, लो लेवल के, मीडियम, मॉडरेट लेवल के और हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस आपको तैयार करवाए हुए हैं। इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए और अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए जो इनके ज़रूरतमंद हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं से ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और रेगुलरली आप पढ़ाई जरूर करिए। चलिए इसके बाद अभी जैसे ही 10वां आपका मॉक टेस्ट ये खत्म होता है, उसके बाद मैं आपको तैयार करवाऊंगा 2016, 2017 और 2018 के जो लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चंस आए थे, उनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले वो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, देन हम उसका वीडियो सोल्यूशन आपको देंगे। एक खास इंपॉर्टेंट बात, अपने सीजीएल मेंस 2019 के स्टूडेंट्स के लिए खास इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी जो डेट आई हुई थी 12 से 15 अक्टूबर पर जो चलने वाली थी आपके मेंस के एग्ज़ाम, वो डेट रिवाइज हो करके पहुंच चुकी है नवंबर को। तो मैंने फेसबुक पे करियर अड्डा लाइव जो फेसबुक पेज है उस पर आपको जो उनका नोटिफिकेशन आया है उसको मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर के एसएससी एग्ज़ाम की जितनी भी डेट्स रिवाइज हुई हैं उन डेट्स को आप लोग एक बार चेक जरूर कर लें। आज की क्लास हम लोग यहाँ से ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।